हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बैक अगेन टू दी सेशन। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की zoology चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 1 को एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जो हमारा चैप्टर, एंड क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को हमने इस लेक्चर को इस दोबारा शेड्यूल करा है। हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, बट समवेयर व्हाट आई थॉट ना कि हमें उस चीज़ को दोबारा से कंप्लीट करना चाहिए विद द न्यू टॉपिक्स। ऑब्वियसली आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग दोबारा से इंट्रोडक्टरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। यानी कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं भी देखा है, देन विल बी गेटिंग इट अगेन। हम लोग पूरा का पूरा पोर्शन दोबारा से कवर करने वाले हैं, एंड देन विल बी डूइंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल गेट ऑन द क्वेश्चंस डायरेक्टली। यानी कि यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। 18th क्वेश्चन है टोटल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टू टॉपिक्स। ये दोनों के दोनों टॉपिक हम आज के दिन में कवर करने वाले हैं, और उसके बाद से हम लोग अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज विल बी कवरिंग दीज टू टॉपिक्स, तो ऑब्वियसली लंबा तो जाएगा यार। तो बिना किसी फर्दर अडू के, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर, है ना। चलो यार, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट वो सब चीज़ें आपको पता तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर नहीं पता है देन आई विल बी टेलिंग यू ऑल। स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ थोड़ा सा आई थिंक कि उसकी नॉलेज होना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर ना नोट्स बनाते वक्त या फिर थोड़ी मोड़ी चीज़ें ग्लिच हो जाती है, यानी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। यहाँ पर थोड़ी मोड़ी यहाँ पर स्पेलिंग एरर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, छोटे मोटे स्पेलिंग एरर्स हमें देखने के लिए देखे जा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम ओवरलुक करेंगे और यहाँ पर अपने आप अपने पेन से इसको सही करने की कोशिश करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम उसको यहाँ से दोबारा से सही कर लेंगे ताकि नोट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना किसी अडू के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कल भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हम एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। कितनी बार? एक बार और। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, री एंड प्रोड्यूस, दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो री, दूसरा है प्रोड्यूस। पहला री, दूसरा प्रोड्यूस। री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? री का मतलब हुआ दोबारा से। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोबारा से किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। किसकी? ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग्स की, बच्चे की। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है? बेसिकली आप अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जाइए ना, तो हर एक ह्यूमन बीइंग का, हर एक एनिमल का एग्जिस्टेंस का एकमात्र कारण है ताकि वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, वो अपने जनरेशन को आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकें। इसका रीज़न क्या है? ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा होने लगता है, यानी बहुत लोग की मृत्यु होती रहती है, तो उसके बाद बर्थ रेट को इक्वल बैलेंस में लाना पड़ेगा ताकि जो संतुलन है वो ख़राब ना हो, संतुलन बिल्कुल सही तरीके से चल सके। उसके लिए इन दोनों का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या हो सके। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ये जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ वेरिएशंस आगे चल के इवोल्यूशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि उसकी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन हो सके। जनरेशन की अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हमें कुछ भी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वेरिएशन और इवोल्यूशन भी देखने के लिए मिले। इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हम समझा देते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ बेबीज ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सेम स्पीसीज में क्यों कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ डॉग की, यानी कि कुत्ते की, तो कुत्ते का बच्चा ऑब्वियसली एक डॉग ही होगा। अगर मैं बात करूँ एक कैट की, तो कैट की बेबी ऑब्वियसली एक कैट ही होगी। अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का बेबी ऑब्वियसली ह्यूमन ही होगा, वो कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। सो व्हाट आई थिंक दैट यू शुड बी नोइंग is that human reproduction is a process in which production of offspring takes place, but also of same species। यानी कि सेम स्पीसीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक शॉर्ट समरी, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है कि होता क्या है। बेसिकली डेफिनेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से एज सच क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ऑब्वियसली पता होना चाहिए, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन ही नहीं पता तो देन क्या। चल आगे की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये हम जान चुके हैं। ये ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन का क्या मतलब है मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ, मैं
दोबारा से बताऊंगा, रिप्रोडक्शन वेयर गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम और एग इज इन्वॉल्व। यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है कि यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, दो सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। दो सेक्सेस कौन से इन्वॉल्व होंगे? पहला तो मेल सेक्स इन्वॉल्व होगा, दूसरा फीमेल सेक्स इन्वॉल्व होगा। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों के इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों को दोनों इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पर। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स के अपने अपने गैमेट्स होंगे। मेल गैमेट की बात करें स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट की बात करें ओवा होगा। मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों का फ्यूजन बाद में चल करके होगा। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, एंड आगे चल के सोन प्रोसेस है, बेबी पूरा फॉर्म होगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल होता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होने, ये तो सबको पता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? कहीं ना कहीं कुछ प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ को डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो वीवीपेरस। वीवीपेरस का क्या मतलब होता है? ह्यूमंस जो होते हैं ना वो वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस का क्या मतलब है? ह्यूमंस डोंट ले एग्स, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर बेबीज। अगर मैं कुछ चिड़ियों की बात करूँ तो कुछ चिड़ियाँ जो होती हैं अपने बच्चे को बर्थ देती हैं किस तरीके से, बच्चे को जन्म देती हैं किस तरीके से? दे ले सर्टेन एग्स, वो अंडे ले करती हैं, वो एग रिलीज करती हैं, एंड वो जो एग होता है देन हैच होता है, एंड देन गेट हैच्ड, एंड देन द बर्ड इज फॉर्म, देन बर्ड इस दुनिया में आती है, एंड सो ऑन प्रोसेस इज देयर। बट इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस, यानी कि अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, ह्यूमंस एग ले नहीं करते हैं। ह्यूमंस एग ले नहीं करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो डायरेक्टली बर्थ देंगे, डायरेक्टली जन्म देंगे नए को, यंग वंस को, एंड दैट्स वाई ह्यूमन को हम क्या कहते हैं? दैट्स वाई हम ह्यूमन को कहते हैं वीवीपेरस। दे शो वीवीपैरिटी। बट इफ आई टॉक अबाउट बर्ड्स एंड सर्टेन जो कि एग रिलीज करते हैं उनको हम लोग कहेंगे ओवीपेरस, देन दे शो ओवीपैरिटी। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी सभी को। चलो आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन के बारे में। तब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक क्या आपको बताया है। अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बता दिया मैंने। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताने के बाद से मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पर, ये क्या बता दिया मैंने आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बाद कि वीवीपेरस क्या होता है, एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करें, क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ वन स्टेप प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमंस के अंदर हमें तमाम तरह के ऐसे स्टेप्स देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली बेबी की फॉर्मेशन होना एक स्टेप नहीं है। हमारी मदर, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो माएँ होती हैं, वो कहती हैं हमने तुम्हें अपनी कोख में 9 महीने पाला है। ये 9 महीने का पूरा प्रोसेस क्या वन स्टेप प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ सर्टेन स्टेप्स हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे, तब जाके एक प्रॉपर बेबी की फॉर्मेशन होती है। तो हम उसे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट समझ लेते हैं। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन की बात करें, मैं सबसे पहला, हमने कल भी आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया था, आज दोबारा से बताएंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस दो टर्म से मिलकर के बना हुआ, पहला है गैमेट, दूसरा है जेनेसिस। गैमेटो का मतलब है गैमेट्स की फॉर्मेशन, एंड जेनेसिस का मतलब है जनरेशन। यानी गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, गैमेट्स की जनरेशन हमें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। दो तरह की चीज़ें हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। गैमेट सिर्फ और सिर्फ क्या मेल या फीमेल के अंदर होता है? नहीं, मेल में भी होना चाहिए, फीमेल में भी होना चाहिए, तब जा करके वो दोनों का फ्यूजन होगा और आगे चल के बाकी के प्रोसेसेस होंगे। इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म की जनरेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जेनेसिस, एंड ओजेनेसिस, ओ का मतलब गेग, एंड जेनेसिस। सो यहाँ पर बात करते हैं अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म किसे कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये मेल का सिंबल है, आपको पता होगा, आई थिंक सो। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। दिस कम्स अंडर गैमेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एग इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन को हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या दो चीज़ें आई? पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है ओजेनेसिस। इज इट क्लियर? आई
थिंक इट इज़ 110% क्लियर। यार सिर्फ और सिर्फ गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो क्या रिप्रोडक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। गैमीट का ट्रांसफ़र होना भी इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, एग की फॉर्मेशन हो गई। अब जो हमारा जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल ट्रैक्ट में जाकर के वहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद से उसका फ्यूजन होगा एंड सो ऑन प्रोसेसेस होंगी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं इंसेमिनेशन। Insemination is the process of transfer of male gamete sperm into the female reproductive tract or रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट होगी, मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा स्पर्म का इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज़ 100% क्लियर। इसके बाद आया क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर गैमीट की फॉर्मेशन हुई, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन हुई। मेल जो था हमारा यहाँ पर फीमेल की तरफ ट्रांसफ़र हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। यह मैंने आपको 100% क्लैरिटी के साथ बता दिया है। अब हमारा जो प्रोसेस आया वो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैमीट की तो फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, गैमीट बिल्कुल 100% तरीके से अच्छे से बन चुका है यहाँ पर। अब हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन करानी है? तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो हमारा मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो एक जगह पर मिलेंगे, इनका होगा फ्यूजन। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन हुई उसकी। तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए हमारा फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर। दे विल फॉर्म जाइगोट, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा हुआ स्पर्म, हमारा हुआ ओवम, स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन हुई आपस में, वो दोनों के दोनों ट्रांसफर होने के बाद एक साथ फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद उनकी फॉर्मेशन हुई एंड देन विल बिकम विद जाइगोट, यानी कि यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब इसके बाद यार हमारा गैमेटोजेनेसिस हो गया, यानी कि मीट की फॉर्मेशन हो गई, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन हो गई, ट्रांसफर भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन भी हो गई। कल के वीडियो में मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि जाइगोट डायरेक्टली बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जाइगोट की डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, अगर आप याद करें तो आपको ज़रूर वो चीज़ समझ में आएगी। क्या बताया था मैंने? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन से पहले क्या मैंने आपको बताया था? कल मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको बताई थी क्लीवेज के बारे में, यानी कि अब यहाँ पर हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद से लेट मी चेंज अ कलर एंड थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। डन। कल मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर सिंगल सेल्ड आएगा, सिंगल सेल्ड के बाद यहाँ पर 2 सेल स्टेज आएगा, 2 सेल स्टेज के बाद यहाँ पर 4 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज आने के बाद से ईटीसी प्रोसेसेस होते रहेंगे। एक फॉर्मेशन प्रोसेस आता है क्लीवेज डेवलपमेंट। क्लीवेज किसे कहते हैं? तो क्लीवेज इज माइटोसिस लाइक डिवीजन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि एक माइटोसिस लाइक डिवीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका रिजल्ट आता है दैट विल फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। तो चलिए इसको फटाफट समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट इसको हम लोग समझ लेंगे एंड देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना, देखो यहाँ पर मैंने आपको छोटे से में इम्प्लांटेशन के बारे में बता रखा है, तो फटाफट इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ के बारे में बता दिया है, अब हम लोग समझते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के बारे में बता दिया है, यहाँ पर इसको सही कर लो यार, इलास्टोसिस्ट नहीं ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन प्रोसेस होती है इसके बाद से। चलो सबसे पहले गैमीट की फॉर्मेशन हुई, गैमीट की फॉर्मेशन होने के बाद गैमीट का ट्रांसफर हुआ, गैमीट के ट्रांसफर होने के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद से यहाँ पर क्लीवेज डेवलपमेंट हुआ, क्लीवेज डेवलपमेंट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आई। अब उस ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट कहाँ पर होगी? एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, यूट्राइन वॉल्स पे। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट और एम्बेडमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जाइगोट होता है एक सिंगल सेल होगा, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड होगा, यानी कि इसका डिवीजन हमें देखने के लिए मिलेगा। डिवीजन होने के बाद 2 सेल स्टेज आएगी, 2 सेल स्टेज के बाद यहाँ पर आएगी 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज होने के बाद इवेंचुअली दिस विल फॉर्म अ स्टेज
Avoid the dog barkings. I mean, I'm so much frustrated. I love dogs, but the things they do, I don't like it at all. Why they are barking, I don't know. So eventually this will form a stage that is called blastocyst. Blastocyst की formation हो जाएगी यहाँ पर. अब इस blastocyst की attachment होगी. attachment कहाँ पर होगी? endometrium, uterine endometrium में, endometrium lining के लिए uterine walls पर. इसको हम लोग कहते हैं implantation. So यहाँ पर definition हमारा clear हो चुका है that attachment of a blastocyst to uterine endometrium, जाइगोट सिंगल सेल होता है, देन सिंगल सेल के बाद 2 सेल स्टेज आएगा, देन 4 सेल स्टेज आएगा, देन अगेन मैंने आपको बता दिया क्लीवेज के बारे में, एंड दे फॉर्म अ स्टेज दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस स्टेज, एंड उसका एम्बेडमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में आएगा, वो चीज़ फॉर्म होगा. अब इस स्लाइड में मैंने आपको जितना बताया है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. सबसे पहले मैंने आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है मैंने उसको भी इरेज कर दिया दोबारा से, लेकिन मैंने उसको अच्छे समझाया, उस चीज़ को सही कर लेना. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि अगेन टू रिप्रोड्यूस. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, बता दिया है. ह्यूमन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, बता दिया है. विविपेरस होते हैं, बता दिया है. गैमेटोजेनेसिस होती है, ये भी बता दिया है. इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दिया है. यूट्राइन एंडोमेट्रियम वाला जो पार्ट था ना, मैं उसको थोड़ा अच्छे से और यहाँ पर समझाने की कोशिश की है पीडीएफ में. यार यहाँ पर देखो, इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस है ये, यहाँ पर ये देखो हमारे यूट्रस हुआ, यहाँ पर ये इनर मोस्ट लाइनिंग हुई हमारी यूट्रस की, और यहाँ पर देखो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई. ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होने के बाद इसकी लाइनिंग यहाँ पर आगे और अटैचमेंट हो गई इस यूट्राइन एंडोमेट्रियम में. यूट्राइन एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट वॉल होंगी लाइनिंग की. इसके बाद जो हमारा चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है वो है गेस्टेशन प्रोसेस. यहाँ पर देखो चीज़ कैचअप समझने की कि यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र भी हो गया. ट्रांसफ़र होने के बाद से गैमेट्स जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र होने के बाद से फर्टिलाइजेशन भी होगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद से अपना जो है जाइगोट की फॉर्मेशन, देन अपना ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद अटैचमेंट भी हो गया. अब अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा, तो बेबी धीरे धीरे डेवलप करेगा. डेवलप कहाँ पे करेगा, तो डेवलप करेगा अपने मदर के वूम्ब में. अपने मदर के वूम्ब में धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा वो. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन प्रोसेस. जी हाँ, गेस्टेशन प्रोसेस. पूरा का पूरा टाइम पीरियड मम्मी कहती हैं मैंने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला. 9 महीने मतलब 38 to 40 वीक्स. द इंटायर टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर वूम्ब is called gestation period. The entire time duration of embryonic development, usually 9 months, which is 38 to 40 weeks, is called gestation period. पूरी तरीके से बच्चा डेवलप हो चुका है. Now it's time for the delivery of the baby. अब डिलीवरी होगी बेबी की, डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, एंड उसके बाद डिलीवरी होने के बाद पार्चुरेशन हो जाएगा, एंड देन सपोला. सपोली का मतलब है कि यहाँ पर बेबी की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज द नोट्स ऑफ मेरी फॉन्डेड टीचर ऑफ माइंड, जिससे मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ और पढ़ता भी आया हूँ. आई एम फॉलोइंग दैट टीचर, एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, सो दैट्स वाई आई एम फॉलोइंग द नोट्स, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट टीचर, एंड आई पर्सनली अडोर दैट टीचर, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैम, एंड या I am following her, and she is my role model, or you can see inspiration or whatsoever. So this is what we have understood all time. यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. चलो आगे कवर करते हैं. बट आगे कवर करने से पहले पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं. सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस हुआ. गेमेटोजेनेसिस में हमारा गेमेट्स की फॉर्मेशन हुई, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट की फॉर्मेशन हुई. देन उसके बाद ट्रांसफर हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन हुई. ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन होने के बाद अटैचमेंट वहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ. इम्प्लांटेशन होने के बाद से अटैचमेंट टू इंडोमेट्रियम लाइनिंग हो किसका? ब्लास्टोसिस्ट का. उसके बाद से यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड है. गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि पूरा का पूरा बेबी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. उसके बाद से पार्चुरेशन हो जाएगा. पार्चुरेशन के बाद बेबी की उसके बाद लैक्टेशन कराया था. कल की क्लास में मैंने बता दिया था, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं रखा है. चलो, कल भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी. कल भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन के बारे में. कलर चेंज कर लेते हैं यार, बहुत डल कलर लग रहा है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दो तरीके ऑर्गन होते हैं. मैंने कल बताया था. इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस होगा, इन केस ऑफ फीमेल ओवरी होगा. टेस्टिस जो होता है वो क्या कराएगा, तो सबसे पहले हमारी गैमीट की फॉर्मेशन कराएगा. ओवरी जो होता है वो क्या कराएगा, अगेन गैमीट की फॉर्मेशन कराएगा. इसके साथ साथ हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, और यही काम होता है हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि गैमीट की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन होगा, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन
होगा। इसकी डिटेल में मैंने आपको कल के एक लेक्चर में बताया था कि दोनों के ही अंदर सब कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा और कम मात्रा के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें मेल की, तो मेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा होगी। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही आपको ये मूंछ, दाढ़ी और ब्रॉडर चेस्ट, ब्रॉडर शोल्डर और गेमीट की फॉर्मेशन और तमाम तरह के जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी देखने के लिए मिलता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई सारी फीमेल्स को भी मुस्टैच हो रहे होते हैं, दैट इज़ बिकॉज उनके जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं कुछ मेल्स के अंदर आपको फेमिनिन एनर्जी देखने के लिए मिलेगी, और वो किसकी वजह से हो कि उन मेल के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस। हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अभी समझे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? ये वो ऑर्गन होते हैं जिसके रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके गैमीट के प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म होगा मेल में, ओवा होगा फीमेल में। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेल के अंदर होगा ये जो ऑर्गन वो है टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर होगा ओवेरी। ये क्लियर हो चुका है? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन होना या फिर सिर्फ और सिर्फ एग की फॉर्मेशन होना ही क्या रिप्रोडक्शन का साइन है? बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किस चीज़ में? गैमेटोजेनेसिस में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। गैमेटोजेनेसिस बिल्कुल भी अपनी हेल्प नहीं करेंगे उसमें, बाकी चीज़ों में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म की मैचुरेशन में हेल्प करेंगे, उसके कंडक्शन में हेल्प करेंगे। कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। स्टोरेज में हेल्प करेंगे। नॉट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस बट सपोर्ट रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ गैमीट। गैमीट के ट्रांसफर में, उसके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल की बात करें, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ ही साथ में हम आपको बता दें कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समाइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एटसेट्रा। फीमेल की बात करें तो होता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। डिफरेंस होगा कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों के अंदर हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें मेल्स की, मेल के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्टार्ट्स होगा प्यूबर्टी की एज में, एज वेयर हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस अकर्स एट 10 to 14 ईयर्स एंड कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन। समझ नहीं आ रहा यार, चलो समझने की कोशिश करते हैं। प्यूबर्टी एज 10 से 14 साल का एज होता है जिसमें हमारे अंदर तमाम तरह के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन केस ऑफ मेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुस्टैच आएगी, बियर्ड आ जाएगा, देन उसके बाद से फेशियल ग्रोथ हेयर की ज़्यादा हो जाएगी, कहीं ना कहीं ग्लो अप होता है कई लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं उनके जो चेस्ट रीजन होते हैं ब्रॉडर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है। इसके साथ साथ में जो प्यूबिक रीजन्स हैं वहाँ पर बाल आने लगता है। जो फेशियल के साथ साथ जो प्यूबिक रीजन है उसमें हेयर ग्रोथ होने लगती है। बॉडी के कई सारे पोर्शन पे हेयर ग्रोथ होने लगता है इन केस ऑफ मेल्स। ये चीज़ आप जानते हैं या आपको आइडिया होगा इसके बारे में? ये कब होता है? 10 से 14 साल की उम्र के टाइम में हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं प्यूबर्टी की एज में, और इसी टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है। अगर बात करें प्यूबर्टी इन फीमेल, तो फीमेल के अंदर भी प्यूबर्टी होता है, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। ब्रीज डेवलपमेंट होने लगती है, हिप रीजन जो होता है वो डेवलप होने लगता है, उनकी आवाज़ जो होती है वो श्रिल हो जाती है, तीखी आवाज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। और क्या क्या चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सडन हाइट आपको डिफरेंस मिलेगा, हाइट में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है, हाइक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। मैं यहाँ पर नहीं उस चीज़ के अंदर जाऊँगा बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने सिर्फ प्यूबर्टी का मतलब बता दिया है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट की। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन। मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी के टाइम में रहता है, लेकिन वो बुढ़ापे तक चलता है। आपने सुना होगा बुढ़ापे में भी एज में न्यूज़ वगैरह में बहुत सारे मेल को 80-90 साल पे, 80-90 तो नहीं, 70-80 साल पर भी बहुत सारे बेबीज देखने के लिए मिलते हैं। हमें तमाम तरह के न्यूज़ में चीज़ देखने के लिए मिलती है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन है वो ओल्डर मैन में भी हमें देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है माय फ्रेंड्स। इसके बाद है प्यूबर्टी 12 to 13 ईयर। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन ओल्डर मैन ऑल्सो, यानी कि ये शुरू तो होगा प्यूबर्टी के टाइम में, लेकिन एक कंटिन्यू होगा ओल्डर मैन में भी, यानी कि बुढ़ापे में भी ये कंटिन्यू होता है। बट वही अगर हम लोग बात करें फीमेल्स की, फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस होगा और स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में बिफोर बर्थ एंड स्टॉप्स एस मेनोपॉज। आपने देखा होगा अपने मदर वगैरह को, और इनफैक्ट आप जानते भी होंगे, बट वो चीज़ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओजेनेसिस यानी एग की फॉर्मेशन फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड का मतलब जब वो मदर के वूम में पल रहे होते हैं तब से ही एम्ब्रियोनिक टाइम में ही उनके अंदर हमें ये तमाम तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। कब रुक जाएगी? मेनोपॉज के टाइम पे रुक जाएगी, यानी कि उनके अंदर 50 साल की एज के टाइम पर, यानी जब उनकी एज 50 साल की हो जाती है ना फ्रेंड्स, तब एक
टाइम आता है मेनोपॉज का, जब फीमेल के अंदर ओजेनेसिस रुक जाती है, एग की फॉर्मेशन रुक जाती है। तो मेल और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि मेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगा, लेकिन ओल्डर मैन में भी हमें देखने के लिए मिलेगा, जबकि फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक टाइम से स्टार्ट हो जाता है एग की फॉर्मेशन। लेकिन हमें देखने के लिए कब तक मिलता है ये उनके अंदर? तब तक मिलता है जब तक उनके साथ मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है। मेंस्ट्रुएशन जहाँ खत्म होगा इन द ओल्डर वुमेन, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ स्टॉप होती है फीमेल के अंदर ड्यूरिंग देयर मेनोपॉज, लाइक 50 ईयर्स के टाइम पीरियड, 45 टू 50 ईयर के टाइम पीरियड पे, तब उन इनके अंदर हमें ओजेनेसिस देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये हमारा डिफरेंस है यहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। अब बात करते हैं फटाफट, आप लोगों ने इतनी बार बोला है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं यार। अब फटाफट हम इसे जानने की कोशिश करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन, चलो फटाफट अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, मान लो कि ये कोई मेल है या फिर कोई भी वो है, आप प्लीज़ इसको बस समझ लो। ये होगा हमारा थोरैसिक रीजन, ये होगा हमारा एब्डोमिनल रीजन और ये होगा हमारा पेल्विस रीजन। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल के, वो पेल्विस रीजन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे, पेल्विस रीजन में हमें प्रेजेंट होते हुए मिलेंगे। ये किस किस चीज़ के लिए होते हैं? यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दोबारा से बताते हैं। टेस्टिस की बात करें जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, हमें देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ हमें देखने के लिए मिलेंगे क्या? इसके साथ साथ हमें देखने के लिए मिलेंगे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या होता है? रेटर टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। बिल्कुल मत टेंशन लो, हम आज ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है हमने आपके किस चीज़ के बारे में बताया है? एक्सटर्नल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था पहले। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये समझ में आ गई। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको छोटी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। बात करें अगर इंसेमिनेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म का ट्रांसफर होता है इनटू फीमेल, बट आपके दिमाग में होगा स्पर्म डायरेक्टली ट्रांसफर, आई मीन दिस इज कम्प्लीटली इलॉजिकल। इट इज इलॉजिकल बिकॉज स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होता है डायरेक्टली। स्पर्म के साथ साथ कुछ ना कुछ सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होते हैं हम आगे के लेक्चर में आज ही कवर करने वाले हैं। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा? पूरे के पूरे जो हमारे तीनों के तीन एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, यानी कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों के तीनों के कुछ ना कुछ सेक्रेशंस होंगे। ये तीनों के तीनों जो अपने सेक्रेशंस देंगे वो सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगी। साथ साथ वो जो सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगी, वो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल करके जिस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे उसे हम लोग कहते हैं सीमन। सीमन की फॉर्मेशन होगी और ये सीमन जो होता है तब जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, यानी कि सीमन होता है। अब इन सब का काम क्या है आज के ही लेक्चर में समझने वाले हैं फ्रेंड्स, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चल, यहाँ मैंने आपको बता दिया टेस्टिस के बारे में। एक्सेसरी डक्ट में होता है रेटस टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस आज ही पढ़ने वाले हैं। एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बता दिया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड व्हिच इज आल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड, पहले बता दिया है। इसके साथ साथ होगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक तो है हमारा पेनिस, दूसरा आएगा स्क्रोटम। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल समझेंगे। स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ये होता है हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। सिंगल स्क्रोटम होता है जिसके अंदर हमें 2 टेस्टिस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि एक ही स्क्रोटल सैक रहेगा, स्क्रोटल सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर हमें टेस्टिस देखने के लिए मिलेंगी। टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में रहता है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? आई थिंक इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू एवरीवन बिकॉज आई हैव टेकन 30 मिनट्स स्ट्रेट, 27 मिनट्स बेसिकली टू जस्ट एक्सप्लेन द बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब बिना एकदम टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर इफ़ आई एम हियर टू क्लियर यू ऑल दिस विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू ऑल। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स टेस्टीज़ की। टेस्टीज़ जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा हुआ टेस्टीज़ और टेस्टीज़ के नीचे हमारा आएगा स्क्रॉटल सैक, यानी कि स्क्रॉटल सैक के अंदर हमें टेस्टीज़ देखने के लिए मिलेंगी। टेस्टीज़ के पीछे हमें देखने के लिए मिलेगा क्या? टेस्टीज़ के पीछे हमें देखने के लिए मिलेगी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है वो थोड़ा सा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पीछे पोस्टीरियर पोर्शन पर ऑफ टेस्टीज़ पर, यानी कि टेस्टीज़ के पोस्टीरियर पार्ट पर जो चीज़ लोकेटेड होगा वो होगा हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर पार्ट पे लोकेटेड होता है ऑफ द टेस्टीज़, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद हमें ऊपर से वास डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा जो कि ऊपर की तरफ आएगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्टीज़ के नीचे
होगा हमारा स्क्रोटल सैक के ऊपर आएगा हमारा एपिडिडाइमिस यहाँ पर टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर होने के बाद से ऊपर की तरफ वो ज्वाइन होते हुए आएगा हमारा वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज़ याद रखना दैट वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन वो नीचे की तरफ आएगा। ये चीज़ अब याद रखिएगा, वास डिफरेंस लूप अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर आपको समझ में आए, बाकी भी बहुत कुछ है बट आई एम टेलिंग यू। वास डिफरेंस के बाद से वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इट विल कम टू सेमाइनल वेसिकल वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इट विल हैव सम सेक्रेशंस विद सेमाइनल वेसिकल एंड देन इट विल फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट किस चीज़ से फॉर्मेशन होगा यहाँ पर आपको पता है, वास डिफरेंस जो होता है वो हमारा लूप करेगा अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड उसके बाद से सेमाइनल वेसिकल के साथ वो जुड़ेगा एंड सेमाइनल वेसिकल के साथ वो इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करेगा। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है देन वो अपने आप को इनटू द यूरेथ्रल मियाटस यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर जाएगा एंड देन यूरेथ्रल मियाटस से वो पास आउट होके बाहर आ जाएगा। यूरेथ्रा किसे कहते हैं ये चीज़ जानना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरेथ्रा किसे कहते हैं। तो माय फ्रेंड्स, यूरेथ्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड बी नोइंग दैट यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। सो दैट्स वाई यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इज नोन एज यूरेथ्रा, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि ये हमारा हुआ स्क्रोटल सैक। उसके बाद आया हमारा टेस्टिस के पीछे एपिडिडाइमिस आएगा जो कि पोस्टीरियर पोर्शन पर लोकेटेड होगा। उसके ऊपर से आएगा हमारा vas deferens loops around urinary bladder, then goes towards seminal vesicle, and then they'll form common ejaculatory duct, and then common ejaculatory duct will be forming that duct, and then it will go in urinogenital tract, which is urethra, and then after urethra it will pass out with the sperm, which here you can see। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जो होता है हमारा उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड्स भी लोकेटेड होते हैं। अब देखो सेमाइनल वेसिकल जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो आप, सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो हमें यूरिनरी ब्लैडर के नीचे देखने के मिलेगा। इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है वो यहाँ पर हमें साइड्स ऑफ यूरेथ्रा के उधर साइड पे देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेमाइनल वेसिकल, इनके लोकेशन के बारे में आपको बताऊँगा। सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो हमारा जो है 2 होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होगा, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जो है हमारा वो भी पेयर्ड होगा। पी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए बात। आप अगर डायग्राम के हिसाब से भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा सेमाइनल वेसिकल है वो साइड्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे लोकेटेड है, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बिलो यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड है, एंड जो हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है वो हमारा यहाँ पर आपको लोकेटेड, आप देख सकते हैं, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा पे लोकेटेड होगा। ये आपको समझ में आ गया। इस लोकेशन के बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ये हुआ हमारा सेमाइनल वेसिकल, ये मैंने आपको बता दिया। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, कॉमन एजैकुलेट, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। इसके बाद यूरेथ्रा को पेनिस आएगा यहाँ पर जो कि कवर आउट करेगा, यहाँ पर पेनिस आएगा एंड देन उसके बाद ये स्क्रोटल सैक मैंने बता दिया एंड देन ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस क्या होता है? ग्लांस पेनिस जो होता है फ्रंट पार्ट, इन लार्ज फ्रंट पार्ट जो होता है, जो हमारा पेनिस का होता है उसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, फ्रंट पार्ट होता है। एंड देन ग्लांस पेनिस के इधर हमें आपको देखने के लिए मिलेगा फोर स्किन विच इज रिट्रैक्टाइल स्किन अराउंड पेनिस, रिट्रैक्टाइल स्किन अराउंड पेनिस, जिसकी हेल्प से इरेक्शन हो रहा होता है। एंड देन यूरेथ्रल मिएटस और आइफिस विच इज़ नोन एज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ये सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे नीचे हमारा आया टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे आएगा हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है वो हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एपिडिडाइमिस जो होता है उसके बाद से ऊपर की तरफ आएगा वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर्म्स अ कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट विद द अटैचमेंट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के साथ वो कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करेगा। कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो हमारा देन यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट होगा। यूरेथ्रा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ऊपर की तरफ यहाँ पर यूरेटर है, यूरेटर जो है यूरिन लेकर के आता है। ये आपको बिल्कुल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो हमारा
यहाँ पर हमारा बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड होगा, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा वो बिलो यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड होगा, और जो हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो साइड्स ऑफ यूरेथ्रा पर लोकेटेड होगा। ये आपको तीनों के बारे में मैंने समझा दिया। देन उसके बाद जो हमारा है पेनिस आता है। पेनिस जो होता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा ये बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्क्रोटल सैक क्या होता है। ग्लैंस पेनिस क्या होता है। ग्लैंस पेनिस जो होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द पेनिस जो होता है हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर की तरफ मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। फोरस्किन जो होती है वो एक रिट्रैक्टिबल स्किन होती है, रिट्रैक्टाइल स्किन होती है, जिसकी हेल्प से हमें इरेक्शन देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद आया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है, जो कॉमन ऑब्वियसली ओपनिंग है हमारी यूरिन और स्पर्म के लिए। यूरेथ्रल मिएटस क्या होता है। यूरेथ्रल मिएटस या फिर ओराइफिस या फिर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो होता है, यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है, फिर स्पर्म पास आउट हो जाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। समझने वाली कौन सी चीज़ है यहाँ पर, ये है समझने वाली चीज़। ये सब भी है लेकिन ये भी है। इंटरनली स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्क्रोटल सैक। एक ही स्क्रोटम होगा लेकिन 2 स्क्रोटल सैक में डिवाइडेड हो गए। एंड 2 स्क्रोटल सैक जो होता है उनके अंदर अपने एक एक टेस्टीज लोकेटेड होंगी। सबको समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब देखो, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस जो होता है वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। आप इसको कट कर लीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, इसको कट कर सकते हैं हम। 4 लोब्ड स्ट्रक्चर, अरे यार 4 लोब्ड स्ट्रक्चर हटा दो यहाँ से, ये हमें ज़रूरत नहीं है। बस हम ये समझ लें कि इन मेल्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक एपिडिडाइमिस होता है, वो समझ में आ गया। 4 लोब स्ट्रक्चर पता नहीं कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है। पीपीटी बनाते हुए कुछ भी गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, एपिडिडाइमिस हो गया। इसको ना हम दूसरे डायग्राम से भी समझने की एक बार कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका पेनिस वाला स्ट्रक्चर, पेनिस आ गया। यह है हमारा ग्लैंस पेनिस। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इधर से, ये हुआ हमारा टेस्टिस, ये हुआ हमारा टेस्टिस और ये हुआ हमारा स्क्रोटम। इसके बाद से हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ हमारा गया है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस देन सेमाइनल वेसिकल के साथ वो लूप करेगा, लूप करा फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन सेमाइनल वेसिकल के साथ अटैच होकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ वो आएगा। एंड देन कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करेगा। एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर चीज़ें सेम तरीके से मैंशनड है। ये डायग्राम में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रखी हैं। ये डायग्राम का बेसिकली मतलब यही है कि जो हमारा वास डिफरेंस है वो लूप करेगा अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इट विल कम टुवर्ड्स सेमाइनल वेसिकल, एंड सेमाइनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होकर के ये बनाएगा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आएगा हमारा यूरेथ्रा में, एंड देन यूरेथ्रा से पास आउट होने के बाद वो बाहर चला जाएगा। ये आप सबको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी यहाँ पर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बता रखी थी। टेस्टिस जो होता है यहाँ पर सिंगुलर हुआ, टेस्टिस प्लूरल हुआ, ये मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज़ के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये, 1 पेयर होगा, लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच स्क्रोटम, बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ब्ला 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 ब्ला। जो सब चीज़ समझना ज़रूरी है ना कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेस्टीज की, तो टेस्टीज एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में लोकेटेड हुआ करते थे, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में हुआ करता था, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में नहीं हुआ करता था। पहले एब्डोमिनल स्ट्रक्चर हुआ करता था, एब्डोमिन में लोकेटेड हुआ करता था, लेकिन विथ टाइम ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 7वें महीने प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये जो हमारा है इंग्वानल कैनाल के थ्रू होते हुए वो आ जाएगा हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में होना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पर्म है उसके फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, और वो हमें कब देगा, जब वो हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में होगा। तो स्क्रोटम जो है हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेटेड होता है, वहाँ पर टेस्टिस आती है ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये चीज़ क्लियर हो गई। कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक पेयर होगी, इसमें 2 हमें देखने के लिए मिलेंगे टेस्टिस एंड लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो ईच टेस्टिस जो होती है उसकी लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो लेंथ क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होगी, विड्थ क्या होगी, वो 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। ये मैंने कल भी बता रखा था, ठीक है।
अब तक जितना पढ़ लिया उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पेलिंग अगेन इग्नोर करिएगा। रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेबीज ऑफ सेम स्पीसीज, इसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं बेसिकली। रिप्रोडक्शन उसके बाद से इनके अंदर गमीट्स की फॉर्मेशन होगी ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, दो तरह की गमीट की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवा इन केस ऑफ फीमेल्स, हमने देखने के लिए मिला। उसके बाद ह्यूमंस जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन की बात करें, गेमेटोजेनेसिस होगी यानी फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होगी, गेमीट की जनरेशन होगी। अगर हम बात करें मेल्स की, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन होगी इन केस ऑफ मेल्स, ओजेनेसिस होगा यानी फॉर्मेशन ऑफ एग होगा इन केस ऑफ फीमेल्स। स्पर्म का नाउ ट्रांसफर होगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, ऑलरेडी बता दिया। एंड देन इनका फ्यूजन होगा, दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, ऑलरेडी बता दिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, देन 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, आगे होते होते यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर आएगा ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर या फिर यूट्राइन वॉल्स पर। एंडोमेट्रियम लाइनिंग या यूट्राइन वॉल्स पर अटैचमेंट होने को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बेबी की डेवलपमेंट होगी, बेबी की डेवलपमेंट होगी हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, उस पूरे के पूरे टाइम को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहेंगे, जो कि 38 से 40 हफ्ते का होगा, 9 मंथ्स का बेसिकली। एंड उसके बाद बेबी डिलीवरी होगी, पार्चुलेशन, देन लैक्टेशन हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन में आपको बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गेमीट प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म होगा इन केस ऑफ मेल्स, ओवा होगा इन केस ऑफ फीमेल्स। एंड देन ये हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर गेमीट्स यहाँ पर हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की फॉर्मेशन होगी, एंड देन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवोजेनेसिस में हेल्पफुल नहीं होते हैं, लेकिन इफ हेल्प करते हैं इनटू ट्रांसपोर्टेशन, इनटू लोकोमोशन, ऑल्सो स्टोरेज एंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगेन मेल के अंदर टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एज, वेयर हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे 10 से 14 साल में, और ओल्डर मैन में भी होगा। उसके बाद प्यूबर्टी 12 से 14 साल में। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो ओल्डर मैन में भी होगी, जबकि ओजेनेसिस जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन वो लॉन्ग लास्ट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 साल की उम्र तक ही रहती है। मेनोपॉज के बाद से ओजेनेसिस देखने के लिए नहीं मिलेगी। मेल के अंदर लाइफ टाइम रहता है, ओल्डर मैन के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीज़ें होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, देन एसेसरी डक्ट आता है, एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं। एसेसरी डक्ट में अगर एटेटेस्टिस, वास सेपरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस अभी पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद आएगा एसेसरी ग्लैंड्स में हमने आपको बता दिया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनेटिनिया में आपको बता दिया है मैंने, पेनिस होगा और स्क्रोटम होगा। स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा टेस्टिस होता है, और पेनिस जो होता है वो हमारा आफ्टर यूरेथ्रा आता है, जो कि पेनिस ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें आगे भी इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इतना बताने के बाद मैं आया था आपको बताने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने सबसे आपको नीचे बताया था स्क्रॉटल सैक के बारे में। स्क्रॉटल सैक आया, देन उसके बाद उसके अंदर टेस्टीज होगी, टेस्टीज के पीछे जो पोस्टीरियर पोर्शन है उस पर एपिडिडाइमिस होगा, जो कि हाईली कोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसके ऊपर वास्ट डिफरेंस आएगा। वास्ट डिफरेंस जो होता है इट विल लूप अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन will go towards seminal vesicle and they'll form common ejaculatory duct, and that common ejaculatory duct will then go to urethra. urethra से होने के बाद वो urethral meatus पे आएगा। seminal vesicle जो होता है present at the back of urinary bladder। उसके बाद आता है prostate gland single होता है, वो पैर में होता है। prostate gland single होगा जो कि below urinary bladder होगा, और उसके बाद sides of urethra पे present होगा हमारा bulbourethral gland, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा ग्लैंड्स पेनिस के जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो इन लार्ज पोर्शन होता है, एंड देन उसके बाद फोर स्किन होती है जिसको हम लोग प्रेप्यूज भी कहते हैं। फोर स्किन या फिर प्रेप्यूज रिटेक्टाइल स्किन होती है, जो कि इरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पर यूरेटर के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, यूरिन लेकर के आता है, फिर उसके बाद से अपना पास आउट होता है। जो चीज़ यहाँ पर समझना जरूरी है दैट loops around urinary bladder and then it will come towards seminal vesicle and then form common ejaculatory duct वाला पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, वो क्या है, समझना जो ज़रूरी है वो है हमारा लोकेशंस के बारे में। अबाउट एपिडिडाइमिस ऑल्सो, ये वाला पोर्शन जो आप इधर पे देख सकते हैं, स्क्रॉटम जो होता है वो सिंगल पाउच होता है, लेकिन उसके अंदर हमें स्क्रॉटम जो होगा हमारा सिंगल पाउच, लेकिन उसके अंदर 2 स्क्रॉटल स्कैक हमें देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है।
सेम डायग्राम मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आपको रेक्टा माइनस एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ये साइड वाला है स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि हमारा जो टेस्टिस है वो क्यों का कितना होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक पेयर होता है लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल विद इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ईच टेस्टिस जो होगी वो लेंथ होगा उसका 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो होगा उसका होगा 2 से 3 सेंटीमीटर। गाइज आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करें बिकॉज लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं 2 मिनट में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है। लोअर किस लिए टेम्परेचर चाहिए होता है? लोअर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो 7वें महीने में प्रेगनेंसी के वो इंक्वायरल कैनाल के थ्रू होते हुए आ जाएगा। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि आज हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। कल के लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे पूरी की पूरी, एंड देन आगे चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हम कल बहुत अच्छे से समझने वाले इस पूरे के पूरे पोर्शन को। आज पहला लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा 45 मिनट का, इस चैप्टर का बेसिकली दूसरा लेक्चर। कल फिर एक 45 मिनट का लेक्चर आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी कैप्सूल ले ही लेते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे बाय के पोर्शन। चलो फटाफट हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर ही लेते हैं आज के पूरे क्लास की बिना टाइम लिए। एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑलरेडी बता दिया है बहुत बार। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमेटोजेनेसिस आई इन मेल एंड फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनेटेड ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। गेमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होगा, देन फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गेमेट का, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद फॉर्मेशन होगी, डेवलपमेंट होगी ब्लास्टोसिस्ट की, उसका अटैचमेंट होगा यूट्राइन वॉल पर, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा 38 से 40 हफ्ते का, बेसिकली 9 महीने का, जिसे हम लोग गेस्टेशन कहते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी, जिसे हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग प्यूबर्टी के टाइम पर ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस जो कि हमें मेल और फीमेल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन जो कि वो ओल्डर मैन के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ओवम जो होता है फीमेल के अंदर वो 50 साल की उम्र के टाइम पर सीज हो जाता है, ऑलरेडी बता दिया है। एग्जामिन करते हैं मेल और फीमेल सिस्टम को। टेस्टिस जो होती है सिचुएटेड होगी आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्क्रोटम में क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली इसको लोअर देन बॉडी टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर में वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस एडल्ट जो होते हैं वो ओवल शेप होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसकी जो लेंथ की अगर हम लोग बात करें वो होगा 4 से 5 सेंटीमीटर, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। विड्थ जो होगी वो 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, मैंने कल के लेक्चर में बताया था, आज दोबारा से बता देते हैं। लोअर टेम्परेचर होने के बाद से होगा। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स वो हम लोग कल कवर करने वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पूरा का पूरा आपको समझा दिया है, पूरा का पूरा बता दिया है। ये पूरी की पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द क्लास। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 विद सम क्वेश्चंस इन द थर्ड लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।